वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कई दिनों से हमारी जो भारत की नहीं पूरे विश्व की एक ऐसी भाषा है जिसके लिए सभी प्रयासरत हैं और भावों की अभिव्यक्ति भी सबसे ज्यादा जिस भाषा से होती है उस भाषा का नाम हिंदी भाषा है और उसके महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। लगभग सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये सारे टॉपिक आते हैं, अवश्य आते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। चलो आज पुनः नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत होते हैं। उस नए टॉपिक का पार्ट तीसरा है और ये क्लास 9th में तो आता ही है, उसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उनमें भी आता है। जैसा कि हमने अभी तक यह पढ़ा था पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की क्लास में, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड की क्लास में प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, जो सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स उपसर्ग को कहते हैं, सफिक्स प्रत्यय को कहते हैं। दोनों की परिभाषाएं हमने बहुत अच्छे से पढ़ी, दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ा हमने। आज हम वह चीज पढ़ने जा रहे हैं, शब्द एक ही है बट उसमें उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें उपसर्गों का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्ययों का भी प्रयोग हुआ है। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनमें केवल प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल उपसर्गों का ही प्रयोग होता है। बट आज हम जानने जा रहे हैं ऐसे वे कौन से शब्द हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही अच्छे से प्रयोग होता है और कैसे पहचानते हैं। अभी तक यदि आपने क्लास नहीं ली होगी तो मैं अवश्य, आई होप, मुझे उम्मीद विश्वास है कि आप आज की क्लास लेने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है। आज संक्षिप्त निष्कर्ष रूप से मैं आपको दोनों के बारे में उदाहरणों के माध्यम से बताने जा रहा हूं। लिसन केयरफुली होके आप सुनिए। अब मैंने एक शब्द लिया, उदाहरण के तौर पर मैंने पहले शब्द लिखा है, शब्द के बाद में उसमें प्रयुक्त उपसर्ग लिखा है, उसके बाद में जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द तो प्रत्येक शब्द में होता ही है, आपको पता ही है, चाहे वो उपसर्ग युक्त शब्द हो या प्रत्यय युक्त शब्द हो, मूल शब्द तो दोनों में होता ही है। बट प्रत्यय हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उपसर्ग हो सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है, लेकिन मूल शब्द अवश्य होगा। तो यहां मैंने क्रमशः लिखा है कि इसमें उपसर्ग क्या है, उसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। अब आपको पता है कि उपसर्ग प्रयुक्त होता है हमेशा शब्द के पहले प्रयोग होता है। अगर उपसर्ग के बारे में पूछा जाता है तो आप पहले देखिए, जो उपसर्ग, जो आपका शब्दांश छुपा होगा, उपसर्ग नामक जो शब्दांश होगा वो पहले छुपा होगा और प्रत्यय नामक जो शब्दांश है वो बाद में छुपा होगा। यहां हम बात कर रहे हैं कि एक ही शब्द में आपका उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। एक उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया बेईमानी। प्रथमतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेईमानी आपका शब्द का अर्थ क्या होता है। बेईमानी का मतलब अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके, जो फ्रॉड करने वाला, जो गलत रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति को हम बेईमान कहते हैं, या बेईमानी उसके द्वारा जो की जाती है दूसरे व्यक्ति के साथ में, जो उसका अविश्वसनीय व्यवहार जो किया जाता है वह बेईमानी से कहते हैं। इसमें बे जो शब्द है आपका, ये आपका उपसर्ग है। यहां ईमान जो है वो आपका मूल शब्द है और यहां जो ई है, बड़ा ई, यह प्रत्यय है। ये शब्द परीक्षा में आएगा कि बेईमानी में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो आप प्रत्यय कभी भी किसी शब्द में पूछा जा रहा हो तो आप अंत में देखो, तो अंत में ई, यह प्रत्यय है। यदि इस बेईमानी शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है तो बे इसमें उपसर्ग होगा।
अगर मूल शब्द पूछा जा रहा है तो ईमान इसमें मूल शब्द हुआ, अर्थात बेईमानी जो शब्द है इसमें उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। मूल शब्द हमेशा मध्य में होता है जब उपसर्ग और प्रत्यय, जब एक शब्द में उपसर्ग भी हो और उसी में प्रत्यय भी हो तो मूल शब्द होगा वो बीच में होगा। अगर उपसर्ग पूछा जा रहा है तो पहले देखो, क्योंकि उपसर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स, पहले आने वाला, प्री माने पहले आने वाला, और प्रत्यय जो होता है वो बाद में आता है, बाद में पर साथ में। मैंने एक दिन बताया था ना, प्रत्यय बाद में पर साथ में आने वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो जब प्रत्यय पूछा जाए तो आप बाद में देखो, पहले नहीं देखना है, भूल मत करना। सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स उपसर्ग, सफिक्स प्रत्यय। तो इस प्रकार हम जब बेईमानी शब्द को लेकर लेते हैं तो इसमें बे हुआ उपसर्ग, ईमान हुआ मूल शब्द और ई जो हुआ बड़ा ई यह प्रत्यय हुआ। एक ईमानदारी शब्द भी है उसमें भी ई प्रत्यय हुआ, बट उसमें उपसर्ग नहीं हुआ। सेकंड शब्द असामाजिक। असामाजिक किसे कहते हैं? कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो असामाजिक होते हैं, उनके द्वारा कुछ सामाजिक समाज के हित कार्य नहीं किए जाते, वो समाज से हटकर काम करते हैं। कुछ गलत कार्य ऐसे करते हैं कि उन कार्यों की वजह से वो असामाजिक कहलाते हैं। कहते भी तो हैं, अरे यार वो तो असामाजिक, वहां तो असामाजिक तत्व है, मतलब वहां इस प्रकार के व्यक्ति जो समाज के खिलाफ काम करने वाले, समाज में न रहने वाले, समाज के नीति नियमों को न मानने वाले, उसको हम असामाजिक कहते हैं। अब इस असामाजिक शब्द है, अगर इसमें प्रत्यय और उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग यदि पूछा जाए तो अ है इसमें। अगर उपसर्ग पूछा जाए असामाजिक में, उपसर्ग क्या है तो वो है अ। फिर मूल शब्द की बात की जाए तो समाज जो है इसमें शब्द, समाज, सोशल, यह आपका मूल शब्द है, जो कि यहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यहां प्लस के माध्यम से मैंने बताया है। और जो एक इसमें छुपा हुआ है एक, यह आपका प्रत्यय हुआ। तो असामाजिक जो शब्द है उस असामाजिक तत्व में, असामाजिक जो शब्द है उसमें अ जो है वो उपसर्ग है, समाज जो है मूल शब्द है, और इसमें जो एक है वह प्रत्यय है। आई होप, मुझे विश्वास है बहुत अच्छे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे हैं। आई होप, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू एंड आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड कि आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं। राहुल नाम में और भी साथ में बैठे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें शब्द है परिपूर्णता, जो अच्छे प्रकार से जो भरा हुआ है, जो कोई चीज परिपूर्णता अच्छे प्रकार से जो भरी हुई है उसे कहते हैं परिपूर्णता। अब इस परिपूर्णता में यदि हम देखें कि इसमें उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, तो यह उपसर्ग इसमें हुआ परि, और अगर मूल शब्द की बात करें तो पूर्ण हुआ इसमें मूल शब्द। और यदि प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय आपको पता है लास्ट में अंत में शब्द के प्रयुक्त होता है, तो ता इसमें हुआ आपका प्रत्यय हुआ। तो जो परिपूर्णता शब्द है इसमें परि उपसर्ग हुआ, पूर्ण मूल शब्द हुआ और ता इसमें प्रत्यय हुआ। परीक्षा में किस प्रकार आता है, इस प्रकार आता है जैसे परिपूर्णता में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, परिपूर्णता में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन उसमें ता हुआ तो ता को राइट कर देना, अर्थात ता प्रत्यय हुआ, पूर्ण मूल शब्द हुआ, परि उपसर्ग हुआ। इस प्रकार परिपूर्णता शब्द के बारे में हम समझ जाते हैं कि इसमें परि उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द है और ता इसमें आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट अमानवीयता। एक तो मानवीयता होती है और एक होती है अमानवीयता। मानवीयता का मतलब होता है जिसके अंदर मानव जैसे गुण होते हैं, और अमानवीय का मतलब होता है जिसमें पशु जैसे लक्षण होते हैं, जो मनुष्य से हटकर काम करता है। कुछ ऐसे काम होते हैं, कहते भी अरे यार तू तो बिल्कुल जानवर है, पशु है, तो वही यहां शब्द है अमानवीयता, अर्थात जिसके अंदर मानवता न हो।
अब इसमें यदि हम देखें कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है, तो हमें प्राप्त होता है कि अ इसमें उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग हमेशा आगे प्रयुक्त होता है, आपको पता ही है, प्रीफिक्स। तो उपसर्ग कभी भी लाइफ में आपको जानना हो तो आगे देखो, कभी भी पीछे नहीं देखना है आपको, अंत में नहीं होता उपसर्ग हमेशा, उपसर्ग हमेशा पहले होता है। मुझे खुशी हो रही है, आप बैठ के 2-4 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कोई सामने होता है तो और बहुत अच्छा रुचि आती है पढ़ाने के विषय में, और कोई नहीं होता तो ऐसा लगता है बोरिंग सी। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनने, मुझे बहुत खुशी है, आई एम सो हैप्पी। अमानवीयता, तो अ हुआ इसमें उपसर्ग और मानव हुआ इसमें मूल शब्द, और ई और ता इसमें 2 प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2-2 प्रत्यय भी आ जाते हैं एक शब्द में, ऐसे कंफ्यूजन वाले परीक्षा में बहुत आते हैं जो आपकी मतलब माइंड में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो अमानवीयता, अ हुआ इसमें उपसर्ग और मानव हुआ इसमें मूल शब्द, और ई एंड ता इसमें 2 प्रत्यय हुए। इस प्रकार अमानवीयता शब्द का निर्माण होता है, जिसमें एक उपसर्ग है, 2 प्रत्यय हैं और एक मूल शब्द है। मूल शब्द का मतलब होता है जिस मूल शब्द में आप उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं वह होता है मूल शब्द। जो शब्द में मूल होता है, बिना मूल के तो आप प्रत्यय उपसर्ग लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय का अपने आप में बहुत ही कम अर्थ होता है। मूल शब्द के साथ में जुड़ने के बाद में उस शब्द में चमत्कार भरता है प्रत्यय उपसर्ग। और ये प्रत्यय उपसर्ग ये चीज होती है हिंदी भाषा के अंतर्गत, अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत भी आते हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत भी आते हैं, और संस्कृत भाषा के अंतर्गत है। जितनी भी देश में भाषा होती है सबके अंतर्गत ये होती है। ये केवल शब्दों का निर्माण करते हैं, उनमें बदलाव लाते हैं, उनमें चमत्कार लाते हैं, उनमें एक अनूठापन लाते हैं उनमें। नेक्स्ट, निर्दयी, अर्थात जो दयालु नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है। निर्दयी कहते हैं तू तो बिल्कुल निर्दयी, दया ही नहीं है बिल्कुल भी यार, कम से कम दया तो करो यार। तो वही निर्दयी शब्द है जिसके अंदर दया नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्रत्यय, कौन सा मूल शब्द है और कौन सा उपसर्ग है। तो निर हुआ उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग हमेशा पहले प्रयोग होता है। निर, र आधा है, यह हलंत होता है, जब किसी वर्ड के नीचे लग जाता है तो आधा हो जाता है। तो निर प्लस दया, दया इसमें है मूल शब्द है, जो हमने दया या मूल शब्द में लिख दिया, मैंने ऊपर भी लिख दिया है आपको पहचानने के लिए। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। निर हो गया इसमें उपसर्ग, दया हो गया आपका इसमें आपका शब्द, और ई इसमें हो गया आपका क्या हो गया, प्रत्यय। तो इस प्रकार निर्दयी शब्द का निर्माण हो जाता है, अर्थात निर इसमें उपसर्ग है, दया इसमें शब्द है, और ई बड़ी इसमें आपका प्रत्यय है। अनुदारता, अर्थात जिसके अंदर उदारता न हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम उदारता का, अच्छा यहां जो अनु शब्द का प्रयोग कर दिया ये नहीं है, यहां अन है, ठीक है। अनुदारता, अनुदारता अर्थात इसमें अन हो गया आपका उपसर्ग, और इसमें जो उ है वो बाहर आ जाएगा, तो अन यहां हो जाएगा हलन। तो अनु उदार प्लस ता, अर्थात ता इसमें प्रत्यय है और उदार इसमें मूल शब्द है और अन इसमें आपका उपसर्ग है। तो इस प्रकार अन उदार प्लस ता से अनुदारता का शब्द का निर्माण हो गया। नेक्स्ट, अपराजिता, अर्थात जो कभी पराजय न हो, जैसे अयोध्या नगरी अपराजित नगरी कही जाती है, अर्थात अपराजित का मतलब जो कभी पराजित ना हुआ हो, जो कभी हारा ना हो, ऐसे शब्द के लिए हम अपराजिता शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इस अपराजिता शब्द में हम देखें कि क्या उपसर्ग है, क्या मूल शब्द है, क्या प्रत्यय। तो अ हो गया यहां उपसर्ग और यहां 2। अच्छा, पहले 2 प्रत्यय प्रयोग हुए थे एक शब्द में, यहां 2 उपसर्ग प्रयोग हो रहे हैं। एक तो अ हो गया आपका उपसर्ग, एक हो गया परा, या परा को आप शब्द भी मान सकते हैं, और जीत भी इसमें एक शब्द है आपका जीत, और इसमें आ जो प्रयोग हुआ है वह प्रत्यय है। तो इस प्रकार अपराजिता शब्द का निर्माण हो जाता है। आई होप, मुझे विश्वास है आप प्रत्यय और उपसर्ग दोनों को इन उदाहरणों के माध्यम से समझ रहे होंगे। दोनों में प्रत्यय भी है, सभी शब्दों में प्रत्यय भी छुपा हुआ है, सभी शब्दों में उपसर्ग भी छुपा हुआ है, और मूल शब्द भी है। इस प्रकार आप पहचान सकते हैं।
नेक्स्ट अनुभवहीनता, अर्थात जिसके पास में अनुभव की कमी हो, अर्थात अनुभव ना हो, उसको कहते हैं अनुभवहीनता। तो यहां जो प्रयोग किया है अनु जो है आपका उपसर्ग है, ठीक है, और भव एंड हीन यहां दो मूल शब्द हैं, और दोनों ही मूल शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ता प्रत्यय है आपका। तो यहां अनुभवहीनता का शब्द का निर्माण हो जाता है, अर्थात जिसके पास में अनुभव की कमी हो उसे अनुभवहीनता कहते हैं। उपकारी, दूसरे का भला करने वाले को हम उपकारी कहते हैं, जो दूसरे का भला करता है, दूसरे का सम्मान करता है, दूसरे का उपकार करता है उसे। तो यहां यदि देखें तो उप यहां है उपसर्ग है, जैसा कि मैंने यहां उपसर्ग प्रयोग किया है। कार यहां यह आपका मूल शब्द है, जैसा कि इसमें कार छुपा हुआ है, और ई यहां जो है प्रत्यय है, अर्थात कार मूल शब्द हुआ, उप यहां उपसर्ग हुआ और ई यहां प्रत्यय हुआ। इस प्रकार उपकारी शब्द का भी निर्माण हो जाता है। अपमानित, अर्थात जिसका अपमान कर दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति, उसके लिए अपमानित, बेइज्जती कर दी जाती किसी की तो अपमानित। तो इसमें अप आपका उपसर्ग है, मान इसमें आपका मूल शब्द है और इत यहां आपका प्रत्यय है। तो अप प्लस मान प्लस इत तीनों को मिला के अपमानित हो गया। यहां अप जो पहला शब्दांश है वो आपका उपसर्ग है, मूल जो शब्द है वो मान है और इत है यह प्रत्यय है। तो प्रत्यय और उपसर्ग से जब मान शब्द के साथ में प्रत्यय और उपसर्ग मिलते हैं तो अपमानित शब्द की उत्पत्ति होती है। गैर शैक्षणिक, अर्थात जो शिक्षण से संबंधित नहीं है, गैर शैक्षणिक कार्य, गैर शैक्षणिक संस्था, तो उसे कहते हैं गैर। गैर माने नहीं, उससे संबंधित नहीं। तो यहां गैर जो है ये आपका है उपसर्ग, शिक्षण यहां आपका मूल शब्द है और एक यहां आपका क्या है प्रत्यय, अर्थात गैर और एक उपसर्ग, गैर रूपी उपसर्ग, गैर उपसर्ग एंड एक प्रत्यय जब शिक्षण के साथ में जुड़ते हैं तो गैर शैक्षणिक शब्द का निर्माण होता है। जो शिक्षण से संबंधित नहीं है उसे कहते हैं गैर शैक्षणिक। आई होप, मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट असुरक्षित, जो सुरक्षित नहीं है, जो सेफ नहीं है, असुरक्षित कहते नहीं मैं यार यहाँ वहां अभी भी रात में गया, वहां तो यार मैं असुरक्षित महसूस कर रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा डर सा लग रहा था, मेरी सुरक्षा नहीं थी कोई यार, मैं बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस। तो यहाँ यदि देखें हम कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय है, तो हमें प्राप्त होता है यहाँ अ जो है वो आपका क्या है उपसर्ग। सुरक्षा यहाँ आपका मूल शब्द और इत यहाँ आपका क्या है प्रत्यय। वेरी, बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है? प्रांजल। वेरी गुड। क्लास का प्रांजल स्टूडेंट है जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे एकदम बता दिया सर इसमें इत प्रत्यय है। बहुत अच्छी, तल्लीनता से पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चे कुछ कर्ज करते हैं जो सौदा मौत का करते हैं, कहते हैं तूने रहा क्या चुना जिस राह में पत्थर ना हो, और मंजिल का मजा तुझे क्या मिले जब पांव में कोई दर्द ना हो। वेरी गुड स्टूडेंट। तो इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं, हम जानते हैं और समझते हैं कि आज हमने जो पढ़ा है वो किस प्रकार शब्दों में देखें, किस प्रकार शब्दों में पहचाने, उपसर्ग और प्रत्यय को किस प्रकार जान सकते हैं। परीक्षाओं में किसी भी परीक्षा में आता है तो कैसे पहचानेंगे, प्रत्यय के बारे में पूछा जा रहा है तो कहाँ देखना है, शब्द के अंत में देखना है पहले देखना है, उपसर्ग के बारे में पूछा जा रहा है तो पहले देखना है अंत में देखना है। इन सारी बातों को उदाहरणों के माध्यम से परीक्षाओं में कैसे आता है, इस सभी बात में मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है और आई होप, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।